बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करेगा। तो है सत्ता विरोधी लहर है, उसके साथ साथ एसआईआर का भी एक असर है इसमें। अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्र। आज खास बहस में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावी रण की। जी हां, यहां 16 सीटों की 152 सीटों पर आज बम्पर वोटिंग हुई और इस कदर वोटिंग हुई है कि हर दल अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बदलाव के संकेत है, वहीं ममता बनर्जी भी ताल ठोक कर कह रही हैं कि उनकी पार्टी चौथी बार सरकार बनाएगी और ये संकेत बम्पर वोटिंग ने दिए हैं। जगह जगह से हिंसक झड़पों की तस्वीरें भी आज सामने आई पश्चिम बंगाल से। लेकिन अगर बीते चुनावों से इसकी तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो आज जो वोटिंग हुई, जो तस्वीरें सामने आई, वो उन चुनावों के मुकाबले कहीं कम झड़प की तस्वीरें दिखी। दूसरे चरण के रण का आगाज भी हो चुका है और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी कमर कसकर मैदान में है एक बार फिर से। जहां ये तस्वीरें देखिए, हुमायूं कबीर के काफिले पर किस तरीके से टीएमसी समर्थकों ने, ममता बनर्जी के समर्थकों ने अटैक किया, लाठी और पत्थरों के साथ अटैक किया हुमायूं कबीर के काफिले के ऊपर। उसके बाद हुमायूं कबीर धरने पर बैठ गए और चुनाव आयोग से गिरफ्तारी की कार्रवाई की मांग करने लगे। प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान भी ये तस्वीरें कहीं ना कहीं खड़ी करती हुई आज नजर आई जरूर। लेकिन पश्चिम बंगाल का रण और आज पहले चरण की वोटिंग, और देखिए किस तरीके से जगह जगह से हिंसक तस्वीरें झड़प की भी सामने आई। जहां एक तरफ अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दे दी है टीएमसी के समर्थकों को गुंडा करार देते हुए। उन्होंने कहा कि अगर 29 अप्रैल को घर से बाहर निकले तो उल्टा लटका देंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से हुंकार भरते हुए बंगाल की धरती पर दावा किया है कि 4 मई को ममता बनर्जी की विदाई तय है और भय के ऊपर भरोसे की जीत तय है। पहले चरण की वोटिंग में जिस तरह बंगाल की महिलाओं ने, बंगाल के युवाओं ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो आज पूरा देश देख रहा है। बंगाल में हो रहा बम्पर मतदान ये साफ साफ दिखा रहा है कि भय हार रहा है और भरोसे की जीत पक्की है। ठीक 10 दिन बाद जब वोटों की गिनती होगी तो मुझे विश्वास है हर तरफ कमल ही कमल खिला होगा। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। तो देखिए, हिंसक तस्वीरें जो सामने आई उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने खासतौर से टीएमसी के लोगों को, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी, कड़ी चेतावनी दी। आज बम्पर वोटिंग, बताते चले आपको कि शाम 5 बजे तक 90% मतदान अपने आप में ऐतिहासिक वोटिंग हुई है आज पश्चिम बंगाल की धरती पर। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है, ताल ठोक रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को एसआईआर का एंगल जोड़कर देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी एक बार फिर वोट चोरी करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी से लेकर खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने खुद पोलराइज करके भारतीय जनता पार्टी को जगह बनाने की छूट दे दी है। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यह है कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो धुरंधर कौन साबित होगा। 152 सीटों पर बम्पर मतदान क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवनदान साबित हो रहा है बंगाल में? सवाल यह भी कि पिछले चुनावों की अपेक्षा हिंसा में कमी क्या बंगाल में ममता दीदी की छुट्टी कर देगी?
16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग हुई और इसके साथ ही साथ 1400 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। कुल 1478 प्रत्याशी हैं 152 सीटों पर और उनकी किस्मत का फैसला 4 तारीख को जब वोटों की गिनती शुरू होगी, नतीजे सामने आएंगे, तब ये स्पष्ट होगा कि किसमें कितना दम और बंगाल का कौन धुरंधर। 152 सीटों पर पहले चरण का मतदान बंगाल में संपन्न हुआ। कई जगहों से हालांकि हिंसक झड़प की तस्वीरें, खबरें भी सामने आती रहीं, लेकिन बावजूद इसके जो वोटर्स थे उनका हौसला कहीं से भी कम होता नजर नहीं आया। और इसकी बानगी पेश करती तस्वीरें देखिए, लंबी लंबी कतारों में लगकर लोगों ने आज भारी उत्साह के साथ मतदान किया। और ये माना जाता रहा है कि जब भी इतनी भारी संख्या में लोग निकलते हैं घर से बाहर वोट डालने के लिए, तो इसके 2 संकेत हो सकते हैं। पहला संकेत ये कि बंगाल में परिवर्तन की लहर जो है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, वो तय है। और दूसरा इसका संकेत ये भी हो सकता है कि बंगाल किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को नहीं छोड़ सकता। उनको सत्ता में बनाए रखने के लिए भी हो सकता है कि बंगाल के वोटर्स का ये जो हुजूम है वो निकला घर से बाहर मतदान करने के लिए, लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बनने के लिए। भारी संख्या में सुबह से ही लोगों ने मतदान किया और यही वजह रही कि शाम 5 बजे तक 90% वोटिंग का जब आंकड़ा आया तो उसने हर किसी को चौंकाया। ऐतिहासिक मतदान आज बंगाल की धरती पर, पश्चिम बंगाल की धरती पर ऐसा पहली बार हुआ है जब 90% से ज्यादा वोटिंग हुई हो। और ये आंकड़े देखिए शाम 5 बजे के हैं, तो ये जो आंकड़े हैं इनमें इजाफा जाहिर सी बात है, जाहिर तौर पर इजाफा होगा ही होगा। तो देखिए बंगाल का धुरंधर कौन बनेगा, क्या ममता दीदी की हो जाएगी बंगाल से छुट्टी और बीजेपी को मिलेगा मौका, या फिर चौथी बार ममता बनर्जी बनेंगी बंगाल की मुख्यमंत्री। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देती हैं। आशीष तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विनय तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब से कुछ ही देर में शुभांकर भट्टाचार्य जी टीएमसी से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं विनय तिवारी जी आप ही के साथ। किस तरीके से आज ये तस्वीरें आई हैं आप देख रहे हैं, क्या माना जाए 90% से ज्यादा ऐतिहासिक मतदान किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है? विनय तिवारी जी संपर्क नहीं हो पा रहा है शायद विनय तिवारी जी से। ठीक है, आशीष तिवारी जी पहला रिएक्शन आपका इन तस्वीरों पर भी, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अलग ही अंदाज में नजर आ रही है। चाहे हम प्रधानमंत्री मोदी की बात कर ले, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो बम्पर मतदान है, तय है कि 4 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, भरोसे की सरकार आ रही है। जी सबसे पहले तो अदिति जी, आज इंडिया सुपरफास्ट ये नया प्लेटफॉर्म आया है मीडिया के क्षेत्र में, तो आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं और आपके दर्शकों को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्नति करें आप लोग। जहां तक बात बंगाल की है, तो बंगाल ने आज अपना निर्णय सुना दिया। इतना ऐतिहासिक वोटिंग वहां पर हुई और किस तरीके से बंगाल ममता दीदी से ऊब चुका था, उकता चुका था, आज बंगाल ने ये बात बताने का काम किया। और ममता दीदी को इस बात का भान हो चुका था, तो उनके जो टीएमसी के गुंडे थे उन लोगों ने किस तरीके से, चाहे पत्रकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आम जनमानस हो, उनके ऊपर ईटा पत्थर डंडों से किस तरीके से प्रहार करने का काम करा। और यही नहीं रुके, वो हुमायूं कबीर जो कभी उनकी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और अपने कैंडिडेट उतारने का काम करा, तो उनकी गाड़ी पर भी हमला करा गया। कई बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं शुभेंदु, उनके ऊपर भी आपने देखा किस तरीके से तस्वीरें दिख रही हैं कि उनको भी घेर कर मारने का काम किया गया, अपमानित करने का काम कर रहे। तो ये जो सारा सिनेरियो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं इस बात को तस्दीक कर रहा है कि बंगाल से ममता दीदी का जो एक उनका कुशासन था वो खत्म हो रहा है, और जब दिया बुझने को होता है तो फड़फड़ाता ज्यादा है, और उसी तरीके से आज ये लोग फड़फड़ाते हुए नजर। आशीष तिवारी जी, लेकिन बम्पर वोटिंग तो हमने बिहार में भी देखी थी। उस वक्त विपक्ष दावा कर रहा था, ताल ठोक रहा था कि भाई बम्पर वोटिंग हुई है तो हमारी सरकार आनी तय है, लेकिन हुआ उससे उलट। नतीजे जब आए तो उसने सबको हैरान कर दिया नतीजों ने।
क्या बंगाल में भी ये रिपीट हो सकता है? ममता बनर्जी की सरकार चौथी बार तो नहीं आ जाएगी ना? और आप ये जो दावा कर रहे हैं विपक्ष में रहने के नाते, ये कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा, धराशायी? देखिए, इसको आप एक बहुत आसान उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अगर ममता दीदी वहां पर जीत रही होती और अगर उनको ये लग रहा होता कि हम जीत रहे हैं, तो इस तरीके की, चूंकि पुलिस प्रशासन और ये सारी चीजें तो सरकार के पास ही हैं, इस तरीके की जो घटना हो रही वो ना हो रही होती। ये उनका जो है वो अवसाद की स्थिति में है। ममता दीदी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हैं और फ्रस्ट्रेशन में जो पार्टी जीत रही होती वो तो ये चाहती है ना कि शांति के साथ में पूरा मतदान हो जाए और रिजल्ट आ जाए। लेकिन टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से वहां पर कांड कर रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, मीडिया के कैमरे तोड़ने का काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर ईंट पत्थरबाजी कर रहे हैं, प्रत्याशियों को मारने का काम कर रहे हैं, इससे एक बात बिल्कुल साबित हो रही है कि ममता दीदी बहुत बुरी तरीके से आ रही हैं। और जो ये वोटिंग परसेंटेज है, ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, क्योंकि 90% वोटिंग होना अपने आप में ऐतिहासिक है, ऐसा हुआ ही नहीं कभी। तो ये कहीं ना कहीं, और महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और ममता दीदी जब जो भी रैली कर रही थी, आपने उन रैलियों का भी देखा होगा कि उनमें भीड़ नहीं होती थी। ममता दीदी का पहले का जो जलवा होता था और अब आपने देखा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सारी चीजों का अगर आप लबो-लब आप निकालें इसको, अगर आप निकालें इसका, तो आप ये पाएंगी कि कहीं ना कहीं टीएमसी वहां से गायब हो रही है, ममता दीदी फ्रस्ट्रेट हो रही हैं और वहां पर एक नया सूरज उगने की तैयारी में है और भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर में अपनी सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, दावे बड़े किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये पहला चरण था, अभी दूसरे चरण की लड़ाई जो है वो बाकी है और माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीटें ज्यादा टफ हैं। उन सीटों पर फाइट के लिए क्या कुछ मुद्दे लेकर उतरेगी बीजेपी? देखिए, टफ नहीं है, टफ ये मुर्शिदाबाद से ज्यादा टफ क्या है, जो अति संवेदनशील एरिया हैं, अति संवेदनशील मतलब जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा। और ये भी बड़ा, देखिए ये भी बड़ा एक दुर्भाग्य कह लें कि जिन सीटों पर मुसलमान ज्यादा होते हैं, मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, उनको अति संवेदनशील कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मुस्लिम वर्ग के जो बड़े लोग हैं या जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये कितना बड़ा तमगा उनको दिया जाता है कि जहां पर मुस्लिम आबादी है उसको अति संवेदनशील। क्या मुसलमानों की आबादी जहां ज़्यादा बढ़ जाएगी वहां पर इस तरीके की घटनाएं होना आम हो जाएंगी? जहां पर अति संवेदनशील है वहां पर पीएसी की कंपनियां उतार दी जाती हैं, सीआरपीएफ उतार दी जाती, पुलिस उतार दी जाती। और वहीं पर जहां हिंदुओं की आबादी ज़्यादा, वहां 2-4 पुलिस वाले अपना आराम से वोटिंग सब करा के आ जाते। तो ये भी सोचने का बहुत बड़ा विषय है कि इस तरीके से जो ये चीज़ें हो रही, कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज के लिए ठीक नहीं है। और मुर्शिदाबाद जैसे जो जगह हैं जहाँ पर बहुतायत में मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर आपने देखा कि आज क्या हुआ है। तो हम तो कोई भी कहीं पर भी हो, पूरे की पूरी सीटों पर एक ही ध्यान के साथ में उतरे हैं और लड़ रहे हैं। और बंगाल का हमको सपोर्ट मिल रहा है। आज उन जगह पर हमको 90% वोटिंग मिली है, तो आगे और जो है वहां पर मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के समर्थकों का और ममता बनर्जी के समर्थकों का आपस में भिड़ना, इसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को शायद मिल ही जाएगा। विनय तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका इंडिया सुपरफास्ट पर। आज जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आई हो, खासतौर से बम्पर वोटिंग, जिस तरीके से मतदाताओं में उत्साह नजर आया है, क्या संकेत दे रही हैं तस्वीरें? विनय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, विनय तिवारी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है शायद। शुभांकर भट्टाचार्य जी अब से कुछ ही दिन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले आशीष तिवारी जी, ये जो आप लगातार दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, अगर बंगाल बीजेपी जीतती है, अगर 4 मई को फेवर में नतीजे आते हैं, बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रह जाती है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी होगी क्योंकि आज तक बीजेपी की सरकार बंगाल में नहीं बनी। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और देखिए, ये शुरुआत जो है वो पिछली बार से ही शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से और कहाँ 70 के ऊपर सीटें उसकी आई, तो कहीं ना कहीं बंगाल की जो जनता है वो बदलाव चाह रही है। उसको कहीं ना कहीं
कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तौर पे उसको ऑप्शन मिला है और उसका वो स्वागत भी कर रहे हैं। 90% वोटिंग हुई है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बंगाल की जो धरती है वो चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार बने। बंगाल के लोग ये चाह रहे हैं और वीरों की धरती है ये, तो निश्चित तौर पर बंगाल में हमारी सरकार बनने जा रही है और हम सरकार बनाने के बाद में बंगाल में जो विकास करने वाले हैं वो आज मैं डिबेट के ऊपर बोलूँगा नहीं, क्योंकि बोलना और दिखाना ये दो अलग चीज़ें होती हैं। ये स्वयं जनता देखेगी वहाँ की, देश देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। जी ठीक है, झालमुरी पर इस वक्त सियासत काफी ज्यादा गर्मा उठी है। प्रधानमंत्री मोदी का आज मैं बयान सुन रही थी, वो कहते नजर आए कि झालमुरी हमने खाई लेकिन मिर्ची जो है वो टीएमसी को लग गई है। जी बिल्कुल सही बात है। झालमुरी जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खाई है, लेकिन मिर्ची कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, टीएमसी है, उसको लगी है और वो रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कई लोग इसको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं वो जो झालमुरी वाला है वो तो इन्हीं की एसपीजी कमांडो था। मतलब तरह तरह के जो चीज़ें हैं वो कहने के काम कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये विपक्ष का जो ये हताशा है ये कहीं ना कहीं इस बात को बता रही है कि वहाँ से टीएमसी का पत्ता साफ हो चुका है, टीएमसी गायब हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनने जा रही है और एक सुनहरा कल ठीक है आशीष तिवारी जी, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब चुनाव हो रहे थे तो ममता बनर्जी ने ये दावा किया था कि भाई ये बाहरी लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ खास तौर से उन्हें बाहरी करार दिया था और उसकी बदौलत ममता बनर्जी सरकार बनाने में सफलता उन्होंने हासिल की। क्या ये माना जाए कि इस बार पश्चिम बंगाल के रंग में रंगे नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, यही वजह रही क्या? देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि ममता दीदी ने कहा कि प्रधानमंत्री बाहरी हैं। क्यों कहा? क्योंकि वो पश्चिम बंगाल को एक अलग देश मानती हैं, वो भारत देश का हिस्सा ही नहीं मानती हैं। क्योंकि अगर वो भारत देश का हिस्सा मान रही होती तो फिर प्रधानमंत्री बाहर के कैसे हो गए? वो तो भारत देश के प्रधानमंत्री है ना। तो ये जो इनकी चाल है ये कहीं ना कहीं इनके मुंह पर आ जाती है। ये बांग्लादेश। आशीष तिवारी जी, शुभंकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं टीएमसी से, बहुत स्वागत शुभंकर तिवारी जी आपका। सबसे पहले तो शुभंकर जी क्या कहेंगे इन आरोपों पर? भारतीय जनता पार्टी लगातार ताल ठोक रही है, दावा कर रही है क्योंकि बम्पर मतदान हुआ है बंगाल में, सरकार किसकी? अदिति एक चीज है, मैं टीएमसी का आधिकारिक प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपके साथ, आपको याद होगा मैं शुरुआत से 2016 के इलेक्शन से जो है मैं इस पर से बोलता आया हूं। जो करीबी से देखा गया जनरली बंगाल के इलेक्शन में जो आम जो मतदान आज तक जो देखा गया है वो हमेशा 90% के ऊपर का रहा है। विमेन अगर वोटिंग की भी अगर बताया जाए वो शायद इस देश में सबसे हाईएस्ट बंगाल का हमेशा रहता है, ये वहाँ की परंपरा रही है। तो ये तो बनती चली आई है। अब बात ये है कि आज कुछ क्षेत्रों में जहां पे ये चुनाव था वहां क्या हो गया, देखिए फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके बात करें वो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो तर्क को कुतर्क बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है? देखिए मुद्दा क्या है कि आज के दिन में जो इलेक्शन है वो पूरे देश से अलग क्यों है? क्यों ये अलग इलेक्शन दिखा? इलेक्शन इसलिए अलग दिखा क्योंकि मताधिकार एक ऐसी चीज होती है जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने खुद आके स्क्रीन पर कहा, उन्होंने कहानी तक सुनाई कि एक वोट का जो है एक जो लेजिटिमेट वोटर होता है जिसको चुनाव उसका मत पाने के लिए कितनी मेहनत की गई थी, उन्होंने वो कहानी एक पूरी से सुनाया था। आप उसको सीईसी का जो है ज्ञानेश कुमार की वो कहानी आप सुन सकते हैं लगा के। ये बताया गया था कि इसके पूर्व जो इलेक्शन कमीशन किस हद तक चले जाते थे, एक मतदान को भी जो किसी एक मत का भी जो है वो इंपॉर्टेंस होता था। आज के दिन में 27 लाख मतदाताओं का जो है उनका अधिकार छीन लिया गया। उनके बाद जो है ये चुनाव हो रहा है, उसके बाद इसकी राजनीति कैसे होती है वो देखने की बात है। बात ये नहीं कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, वो तो बात की बात है। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से इसको मोड़ दिया गया, अगर आप इतने आपके पास देखिए उस वहां की पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी आपकी तरफ है, आपके पास उसके वहां के लिए इतना विजन की बात अभी तिवारी जी बता रहे थे, इतना सब करने के बाद फिर इतने हथकंडों की जरूरत क्यों पड़ती है? फिर आपको सीईसी की जरूरत क्यों पड़ती है? फिर आपको जो है अभी तो नतीजा नहीं आया शुभंकर भट्टाचार्य जी, और अभी से सीईसी की बात होने लगी, ये कहा जाने लगा कि वोट तो चोरी हो गए, चुनाव चोरी हो गया। विनय तिवारी जी क्या कहेंगे, ये जो तस्वीरें आज सामने आई है पश्चिम बंगाल से, पहला रिएक्शन आपका? बम्पर वोटिंग ये बता रही है कि वहाँ की पब्लिक किस तरीके से जो है बढ़ करके
हालांकि वो हमेशा से जो है पश्चिम बंगाल में एक बम्पर वोटिंग होती है। इस बार कुछ जो 5-6% ज्यादा, पिछली बार 83% था, इस बार शायद तो 93% तक जाए। तो ये 10% का टर्नआउट है, उससे आप ये भी कह सकते हैं कि जो SIR की प्रक्रिया थी उसमें वो वोट कटे, तो उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परसेंटेज बढ़ा। और एक भ्रम की स्थिति जो पश्चिम बंगाल के वोटरों को बताई गई कि अगर आप SIR प्रक्रिया के बाद अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो आपका जो है नाम जो है हो सकता काट दिया जाए, आपकी जो सुविधाएं मिल रही हैं वो काट दी जाए, आपसे आधार कार्ड ले लिया जाए। इस तरीके से हम ये नहीं कहना चाह रहे कि वो TMC ने किया या BJP ने किया, किसी राजनीतिक पार्टी ने किया, लेकिन इस तरीके से जो मतदाताओं को जो भ्रम की स्थिति में रखा गया और उसका परिणाम भी रहा कि पिछले एक हफ्ते से पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से बंगाली ट्रेन में छूट के आए हैं अपना पैसा खर्च करके। हालांकि लोकतंत्र के लिए एक अच्छी चीज है बम्पर मतदान होना, ये भी एक कहीं ना कहीं बिल्कुल। विनय तिवारी जी, क्या लगता है ये जो 152 सीटें हैं, 152 सीटों में किसमें कितना दम आज देखने को मिला और चुनावी परिणाम किसके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, 3 बातें हैं अच्छी जी। ये जो पहला फेज है पश्चिम बंगाल का, ये पिछली बार भी BJP डोमिनेंस रहा है, वहाँ पे अच्छी संख्या में उन्होंने सीट निकाली थी। और इस बार भी उम्मीद यही है कि ये भाजपा का जो है पहला फेज जो है वो डोमिनेट करेगा जो है TMC के ऊपर। सेकेंड फेज में TMC। ठीक है विनय तिवारी जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है हम तक। आशीष तिवारी जी, कहा जा रहा है कि BJP पहले फेज में भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है TMC के ऊपर, और अगर बीते चुनावों की बात की जाए तो 59 सीटें इन उत्तर बंगाल में हासिल की थी BJP ने। आज क्या लगता है कितनी सीटें आप हासिल कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है और इसकी बात की तस्दीक अभी हमारे जो TMC समर्थक शुभांकर जी हैं उन्होंने भी कर दी। ये लोग बहाने बनाने इन्होंने शुरू कर दिए हैं, इन्होंने बताना चालू कर दिया है कि अरे ये तो जो चुनाव आयोग है उसका सहारा ले रहे हैं, इतने वोट इन्होंने काट दिए, जबकि अभी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन ये लोग, इन लोगों ने बहाने बनाना शुरू कर दिया है कि जब हम हारेंगे तो हम बताएंगे अरे वोट कट गए थे और वो चुनाव आयोग साथ आ गया था। तो ये अच्छा लगा सुन के कि कहीं ना कहीं ये लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये चुनाव हार चुके हैं। शुभंकर भट्टाचार्य जी, चुनाव हार चुके हैं ये मान लिया है क्या? इसीलिए तमाम विपक्षी दल एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं कि SIR प्रक्रिया की वजह से वोट चोरी हो गई। राहुल गांधी को मैं सुन रही थी, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ रिएक्शन दिया है। नहीं, आशीष तिवारी शायद ऐसे प्रोग्राम्स नहीं देखते होंगे, उनको नहीं पता होगा। लेकिन ये SIR को लेकर तो बराबर इसके लिए बातचीत चल रही है, ऐसा तो नहीं है। आप मुझे एक और प्रदेश बता दीजिए जहां SIR पे इतने लोग नाम कटे हैं। चलिए इतिहास में बता दीजिए, अभी करंट वाले में तो शायद आपको ना मिल पाए, इसके पहले वाले में बता दीजिए कि कहां पे 27 लाख लोगों का नाम काट दिया गया और उनको सुनवाई तक का। ठीक है, आशीष तिवारी जी जवाब देना चाहते। देखिए, नाम वही कटेंगे जहां पर फर्जी वोटर होंगे। और दूसरी बात, कोई ऐसा भी प्रदेश बता दीजिए ना जहां पर अगर ED CBI जाती है तो उसके अधिकारी कब्जे में बंद कर लिए जाते हैं, SIR के कोई अधिकारी जाते हैं तो उनको बंद करिए। ऐसा भी तो कोई आप प्रदेश बता दीजिए। हद कर दी है आप लोगों ने। आप लोग जो संवैधानिक संस्थाओं के जो अधिकारी हैं उनको आप लोग बंद कर लेते हो, उनकी गाड़ियों पे ईंटा पत्थर। आप ऐसा भी तो कोई प्रदेश बताइए शुभंकर जी। और मैं ऐसे प्रोग्राम देखता हूं कि नहीं देखता हूं ये आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मेरी आपकी कोई ना मुलाकात है ना आप मेरे विषय में जानते हो। तो पर्सनल जाने से बचिए कि मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं। मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर आप नहीं बोल पा रहे हो तो आप पर्सनल जाओगे, ये मुझे पता है। लेकिन ऐसा भी प्रदेश आप नहीं बता पाओगे जहां पर इस तरीके की गुंडागर्दी वहां की सरकार करती हो, संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारियों को आप लोग बंद कर लेते हो। वो मुख्यमंत्री खुद हरी वाली वो फाइल लेके आप ED के हाथ से छीन लेते हो। ऐसा भी तो कोई प्रदेश बताइए आप। ये प्रदेश आप, ये पूरे भारत में कोई ऐसा आप प्रदेश नहीं बता पाओगे। अभी तो मैं बोलना शुरू करूंगा तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अन्य प्रदेशों में होती नहीं, सिर्फ आपके प्रदेश में होती है। पूरे चुनाव में हमने बिहार में भी देखा किस तरीके से विपक्ष वोट चोरी का राग अलापता रहा, और उसके बाद जब नतीजा है तो विपक्ष जो है मुंह की खा गया।
क्या बंगाल में भी वही होने जा रहा है? क्योंकि बंगाल में भी ममता बनर्जी की जो तमाम उन्होंने रैलियां की, जनसभाएं की, उनमें उन्होंने अपना विकास गिनाने से ज्यादा ये गिनाया कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे ईडी और सीबीआई को पीछे लगाया। अदिति, जब प्रश्न इतना लंबा हो और कमेंट उसके साथ इतना लंबा हो तो दोनों को मिला के मुझे जवाब देने का थोड़ा सा समय दीजिए। पहली बात ये कि जब एसआईआर की बात की जा रही है, हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि इस बार वोट दे नहीं पा रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो वोट दे पा रहे हैं। बात यह है कि या तो आप बिल्कुल इसको बात को आप मेरे ख्याल से गृह मंत्री को आना चाहिए और सीधे बताना चाहिए कि जो 27 लाख वोट कटे ये सब के सब इन्फिल्ट्रेटर है, ये सब के सब जो है घुसपैठिए हैं, इन सबको हम बाहर कर देंगे। तो बता दीजिए ना, 27 लाख लोग ये सब के सब बाहर ही हैं, ये आप नहीं कह सकते। तो बात यह है कि जब बार बार एक रेटोरिक को फैलाया जाता है, देखिए नैरेटिव और रेटोरिक तब तक अच्छा है जब तक आपका इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इलेक्शन के बाद रेटोरिक नैरेटिव नहीं रहती। ये जो केस, ये जो प्रेसिडेंट आपने सेट कर दिया, हमेशा के लिए सेट हो गई। अब बात यह होगी कि आगे के आने वाले इलेक्शनों में वोटर्स के लिए कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कोई भी इलेक्शन कमीशन इस बात पर निर्भर नहीं रह जाएगा कि नहीं, हर मताधिकार को हम उतना ही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको अटेंड करें। पहली बात। दूसरी बात, बार बार ये कहा जा रहा है ये जो है बहानेबाजी है, हार गए। देखिए, हारने और जीतने की बात पर मैं एक बात आपको बता दूं, जी नहीं, ऐसा तो है नहीं। वहां पे इतना आसान नहीं होगा आपका जीतना जितना कि लोग अपना बना के चल रहे हैं। क्यों नहीं होगा? उसका कारण है क्योंकि सबसे ज्यादा, जैसे नंदीग्राम में आज के दिन में वोट कटा, नंदीग्राम में जो वोट कटे हैं उसमें से 98.3% मुस्लिम वोट कटे। सबके सब आपके इन्फिल्ट्रेटर है, बाहरी है। मतलब ये बहुत चिंताजनक विषय है भाई साहब। 98.3% तो कह क्यों नहीं रहे कि इतने सब भाई बाहरी, हम सबको बाहर निकालेंगे और कल तक हम सूची निकाल देंगे कि सब बांग्लादेश रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इंटरप्ट कर रही हूं शुभांकर भट्टाचार्य जी। मालदा। शुभांकर जी, क्योंकि आपने नंदीग्राम सीट का नाम लिया है, नंदीग्राम वही सीट है जहां पर एसआईआर के बिना बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, तो फिर और जरूरत वो भी क्यों पड़ी? सिटिंग सीएम को हरा दिया था। तो फिर जरूरत क्यों पड़ी? यही तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ क्योंकि कितने से जीते ये भी तो बताइए। इस बार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने अदिति, चीटिंग की है। यही प्रॉब्लम है जब आधी जानकारी के साथ आएंगे। तो जब आप ये कहते हैं कि नंदीग्राम में उन्होंने जीत दर्ज की शुभेंदु अधिकारी में, ये भी तो बताइए कितने वोट से, कितने वोट से। उससे सबसे पहले पिछला अगर इलेक्शन अगर 2021 का याद हो तो यही वो सीट है जो कि हाईकोर्ट तक पहुंचा था। हाईकोर्ट ने उसकी सुनवाई खारिज कर दी। वो दूसरी बात, हाईकोर्ट ने सुनवाई खारिज कर दी। खैर, कोर्ट के विषय में इस समय मैं संदर्भ में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये हकीकत है। वो उस समय शुभेंदु अधिकारी ने कहा था अगर मैंने ममता बनर्जी को 1 लाख वोट के नीचे अगर हराया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप सर्च करें, आपको ये मिलेगा। तो यानी आप इस बार मान के चल रहे हैं 1600 वोट, तो उसको ही इस बार को जो है उसको किसी तरीके से सेफ रखने के लिए उन्होंने नंदीग्राम को लेकिन इस बार तो ममता बनर्जी है ही नहीं नंदीग्राम से प्रत्याशी। शुभांकर बात वही है बात, लेकिन शुभेंदु अधिकारी तो है। उनके अगेंस्ट में कौन है? उसके अगेंस्ट में कौन है? उन्हीं के सबसे। तिवारी जी, आपका कमेंट लेना चाहूंगी मैं इस पर। एसआईआर पर तकरार जो है वो अभी भी जारी है। आज एक बार फिर से विपक्ष, समूचा विपक्ष घेर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। भी तो नतीजे भी नहीं आए हैं, अभी तो इलेक्शन चल ही रहा है, बम्पर मतदान हो रहा है, पहले चरण का फेज जो है। मेरी आवाज आ रही है? जी विनय तिवारी जी। देखिए, निश्चित तौर पे ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण जो है मामला है कि एक नहीं, दो नहीं, 27 लाख मतदाता इस बार 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब विषय ये है कि वो क्यों नहीं कर पाएंगे। क्या निर्वाचन आयोग की इस समय उनको या कुछ एक हफ्ते पहले क्या उनको वोटर लिस्ट में जोड़ सकते थे? नहीं। अब मामला निर्वाचन आयोग के पास है ही नहीं, क्योंकि अभी भी निर्वाचन आयोग के पाले से गेम छीन के वो सुप्रीम कोर्ट लेके चली गई थी। अब उससे तो सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में सब चीजें हो रही हैं। ये इसको लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि 27 लाख वोटर जो है मताधिकार से वंचित हैं। इसका सही तरीका एक यही था कि कहीं ना कहीं चुनाव को टाला जाता, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता और कुछ समय बाद जब तक ये सारे जो डिस्क्रिपेंसी है उनको दूर न कर लिया जाता तब तक वहां पे चुनाव न कराया जाता। लेकिन इसके लिए कौन आगे आए? न टीएमसी आगे आई, न भाजपा अगर आगे आती तो उसका क्रेडिट मिलता है टीएमसी को। कहीं न कहीं सेंटर जो है राष्ट्रपति शासन लगा के अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं। तो टीएमसी ने जो है उसको पहल करना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था कि जब तक ये चीजें ना हो आप यहाँ पे इलेक्शन को थोड़ा डिले कर दिया जाए, जब तक कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण पूरी तरीके से ना हो जाए।
ठीक है विनय तिवारी जी, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, एक बार चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनाव टाला नहीं जा सकता। करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं तो विनय जी। नहीं, हाँ ठीक है, अगर बात टाला नहीं जा सकता है, ये मैं मानता हूँ बात, लेकिन उसके लिए कोर्ट में जाया जा सकता था कि अगर सारी पार्टियां अगर एक साथ जाती वहां पर और ये चीज कहती कि जब तक कि मतदाता जो वोटर लिस्ट है वो पूरी तरीके से शुद्धिकरण उसका नहीं हो सकता है, एक वोटर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ जाता है, संवैधानिक दृष्टिकोण से चुनाव कराना वो ठीक नहीं है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लेता, और ये आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले भी तब सारे दल एक साथ कह सकते थे कि यहाँ पे इलेक्शन बाद में करा लिया जाए, 6 महीने बाद करा लिया जाए। ठीक है तो वहाँ शुभंकर भट्टाचार्य जी, इस पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, भी जानना चाहूंगी आपसे कि जो 27 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, टीएमसी इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है कि वो टीएमसी के ही वोटर थे? उनमें से बीजेपी के भी तो वोटर हो सकते हैं ना। मैं ये बात तो आपसे कह रहा हूँ, बात ये नहीं है कि वो टीएमसी के वोटर है कि बीजेपी के वोटर है। क्यों मतुआ के भी बहुत सारे मतुआ कम्युनिटी के नाम गए, तो क्या मटुआ कम्युनिटी का पूरा वोट क्या टीएमसी को जाता था? नहीं, बीजेपी तो इसको साथ दिया है कि हमारा वोटर था, उनके भी तो नाम कटे। बात यहाँ पे ये नहीं, बात ये है कि वो जो मताधिकार है वो किधर भी जाए, उनका मत का उनका अधिकार है कि नहीं है। अगर उनका मत का अधिकार है और वो अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो ये इलेक्शन फिर उसी की बात का है कि फिर नाम का इलेक्शन रह गया। दूसरी बात मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा विनय तिवारी जी की बात का, कि अगर सब लोग मिलकर आपने कहा कि कोर्ट में जाए, मैं 2-3 चीजों को आपको वो बता दूं। जी हाँ, कोर्ट में 2 फाइल्स लगी थी। एक बार इसको ये भी बात उठाई गई थी, शायद कल्याण बनर्जी ने इसकी अपील लगाई थी कि भाई डेट इसको और बढ़ाया जाए क्योंकि अभी तक इसका पूरा नहीं किया गया। वहां पे एक मसला ये फंस रहा था क्योंकि ये जो टर्म है, जो टीएमसी गवर्नमेंट का जो टर्म है वो खत्म हो जा रहा है 7 तारीख को। 7 तारीख से पहले आपको वो लाना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद जो है वो सरकार कंटिन्यू नहीं कर सकती और ब्लैंक कोई गवर्नमेंट ब्लैंक नहीं हो सकता। ये एक मामला वहां पे फंस रहा था जिसको उठाया गया था, और इसका जो प्रश्न है वो आपके एडवोकेट जनरल के सामने ये भी पड़ा था, जिसमें उन्होंने इसको सामने रखा था। एक और बात मैं क्लियर कर दूं, एक बात और जो विनय जी कह रहे थे, मैं उसमें से थोड़ा सा क्लियर इसमें से दिखा दूं। देखिए क्या होता है कि जब आप ये कहते हैं कि एपेलेट इसीलिए लगाई गई थी ताकि सुनवाई हो सके। 19 एपेलेट में जो कारगर जो जहां सुनवाई हो पाई, सिर्फ 3 एपेलेट थे जो चल पाए। 19 एपेलेट थे, 16 एपेलेट चल नहीं पाए। 16 एपेलेट में वहां पे फर्नीचर तक, वहां पे बेसिक फर्नीचर तक नहीं पहुंचा था। अब इसका अरेंजमेंट किसके पास होता है? आप कहेंगे ये स्टेट गवर्नमेंट का अरेंजमेंट नहीं होता है। ये पूरा चुनाव कराना, चुनाव की पूरी ये चीज की जो व्यवस्था होती है वो सीईसी के पास होती है, जिसने एपेलेट तक नहीं लगा पाए। अब वो कहेंगे आप कोर्ट के पास था, क्योंकि ट्रिब्यूनल कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन था, जजेस को बैठाए गए थे। फिर बात वही है कि ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था, लेकिन उसकी सुनवाई टाली गई क्योंकि सामने इलेक्शन था, उस सुनवाई का नौबत ही नहीं आ पाई। तो यहाँ पे पूरा सिचुएशन, और इस बात को शुरुआत से विपक्ष कह रही है कि भाई इसमें से नहीं हो पाएगा इलेक्शन एसआईआर से पहले, खत्म होने से पहले। जी विनय जी, निश्चित तौर पे सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं था, समय कम था, लेकिन और ये सब कुछ देख रेख जो है निर्वाचन आयोग के अंदर नहीं होता है। लेकिन हमारे मित्र को ये पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग अपने अंदर में रखता तुम्हें, लेकिन मशीनरी जो भी तंत्र होता है वो स्टेट ही होता है, स्टेट ही उसको प्रोवाइड करता है। वहाँ पे अधिकारियों की कमी थी, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे स्टेटों से जो है रिटायर्ड जजों को जो है वहाँ पे लगाया। मैं खैर अब उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रही है। अब ये कहना कि किसी को पता नहीं था कि 27 लाख वोटर जो है वोट नहीं कर पाएंगे, ये शायद जाती होगी। हमें लगता है कि सारी पार्टियां इस समय इलेक्शन में बढ़ करके अगर हिस्सा ले रही हैं, मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए, ये टीएमसी भी कह रही है, और ये भी आरोप लग रहे हैं कि भाई बीजेपी तो वोट चोरी कर रही है। देखिए, ये आरोप कोई पहला आरोप नहीं है। इसके पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और फिर अभी बिहार, इन सब जगह पर ये आरोप लगे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये इनका काम है। दूसरी बात, शुभंकर जी ने अभी तीसरी बार भी स्वीकार कर लिया कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। इन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं होगा जीतना, मतलब जीतेंगे लेकिन इतनी आसानी से नहीं जीतेंगे, ये इन्हीं के शब्द हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये बार बार बताने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये अपराधियों में, आतंकवादियों में, अवैध लोगों में भी जाति ढूंढ लेते हैं, कह रहे हैं वहाँ पर वोट कटे वो मुसलमानों के हैं। अरे भैया, अवैध अवैध होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है।
अराजक तत्व, अराजक उसकी कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, ये उसमें भी धर्म और जाति ढूंढने का काम कर रहे हैं। यही समस्या है इन लोगों के साथ में कि ये लोग ऐसा काम करेंगे, बोलेंगे वो आतंकवादी था, वो मुसलमान था। भैया आतंक का कोई धर्म नहीं है, कोई पहचान नहीं है। आतंक तो आतंक है, अराजक अराजक है, अवैध अवैध है। आप उसमें मत ढूंढिए कि वो 98.3% जो है वो मुसलमानों के करीब, ये इस तरीके की बातें नेशनल टेलीविजन पे शुभांकर जी अच्छी नहीं लगती है। ये भी मुद्दा उठाता रहा है कि बिहार में घुसपैठियों की इतनी सारी बात हुई, इतनी सारी बयानबाजियां हुई, कितने घुसपैठिए मिले ये किसी ने नहीं बताया। हाँ, घुसपैठिए जो है वो घुसपैठिए भागे ना इधर उधर, और इधर उधर भाग रहे हैं। और वो भाग कर आपने देखा नहीं कि बंगाल बॉर्डर पर किस तरीके से कितने लोग, और आप मीडिया ने ही दिखाया कि लाखों के संख्या में वहां पर बॉर्डर पर लोग बैठे थे। वो लोग कौन थे भैया? वो कौन थे? जो मैं लखनऊ की बात बता रहा हूं खाली, कि वो अपनी झोपड़पट्टियां छोड़ छोड़ के उनके कपड़े टंगे हैं घर में, वो बिना ताला लगाए वो सब भाग गए। तो वो लोग कौन थे? वो वही लोग थे। लेकिन कहां तक भागोगे? हम पीछा करेंगे और आपको आपकी जगह तक पहुंचाकर निकाल रही है बीजेपी। तो फिर ममता बनर्जी और टीएमसी क्यों तिल मिला रही है? नहीं, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा था। मुझे बड़ी मतलब खुशी होती है इस बात पे जब ये कहा जाता है कि भाई एसआईआर के माध्यम से सब कुछ हो गया। एसआईआर के माध्यम से ही जो है जो घुसपैठिए थे वो वापस बांग्लादेश भी भाग गए। तो सिर्फ एक प्रश्न नहीं, ये नहीं कहा कि एसआईआर के माध्यम से, शुभांकर जी ये नहीं कहा। कम से कम जब हमने एसआईआर की जो प्रक्रिया है, सुनिए, जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो वोटर शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। आप उसको अवैध से जोड़कर अगर आप कोई दूसरे नैरेटिव चलाना चाह रहे हो तो आप चलाओ, लेकिन एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो वोटर शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और वोटर शुद्धिकरण हो रहा है। और इसके खिलाफ आप लोग बिहार में भी आपने आवाज उठाई कि किसी तरीके से जो अवैध वोटर है इधर उधर के जुड़े हुए वो ना जुड़, वो अगर कट जाएंगे तो हम हार जाएंगे। और यही काम आप बंगाल में कर रहे हो। तो बाकी अवैध वैसा नहीं है जैसा आप कह रहे हो। आप अपनी बात प्लीज शुभांकर भट्टाचार्य जी, अदिति जी, मेरे ख्याल से यही ठीक है, शायद यही शिष्टाचार इन लोग का है, इनको बोल लेने दीजिए। मैं इसीलिए चुप हो गया क्योंकि शायद वैसे पे बैठते जहाँ पे तू मैं आपस में एक साथ जो है कूद पड़ते हैं, उस तरीके की मैं उसमें कभी पढ़ा नहीं हूँ। आपके पास मैं बहुत दिनों से बैठता हूँ, आपने देखा होगा। मैं सिर्फ मुद्दा बता सकता हूँ। बात यह है कि सीए और एनआरसी भी आप ही लोग इंट्रोड्यूस किए थे। अगर हर काम अगर एसआईआर से हो गया है तो कह दीजिए सीए और एनआरसी की अब दरकार नहीं है। कम से कम इस बात को क्लियर कर देना चाहिए। और अगर सीए और एनआरसी है तो मुझे कम से कम बताएं कि एसआईआर से घुसपैठिए बाहर हो रहे, सीए से बाहर होंगे कि एनआरसी से बाहर होंगे? आखिर ये चीजें हैं कौन सी? प्रॉब्लम ये है, मैं आपको सीधे बता दूं, एसआईआर अगर सिर्फ और सिर्फ वोटरों की अगर शुद्धिकरण है तो सीए और एनआरसी की जगह नहीं ले सकता। वो काम बाहर निकालने का काम जो है वो सीए एनआरसी के माध्यम से हो सकता था, एसआईआर के माध्यम से। कंप्लीट करिए अपनी हमारे भाई हैं, खैर अपनी तारीफ बहुत कर लिया। मैं तू मैं नहीं पढ़ता गलत, लेकिन बोल लें उसमें भी नहीं। खैर देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार नहीं हुई है बाबूजी, आप इस बात को समझिए। ये प्रक्रिया पहले भी होती आई है और होती रहती है, 10-10 साल में होती रहती है। इस बार अरे अभी तो आप बता रहे थे, बीच में नहीं बोलते हो, आप बोल गए, कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं, काबू नहीं कर पाए होगे। लेकिन मैं बता रहा हूं ये प्रक्रिया होती रहती है। और एनआरसी की जो प्रक्रिया है और जो दूसरी प्रक्रिया है वो अलग चीजें हैं, उनमें आप अंतर समझिए। उस पर किसी दिन डिबेट में हम लोग बैठेंगे, तब मैं बताऊंगा कि एसआईआर क्या है और एनआरसी क्या है। फिर आप बीच में बोल गए, बोलिए ना सीए और एनआरसी, फिर आप बीच में बोल गए। अभी तो आप तू मैं इतना लंबा भाषण दे गए थे। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विनय तिवारी जी जल्दी से अपना फाइनल रिएक्शन दे दीजिए। क्या लगता है आगे बंगाल की जो सत्ता है किसके हाथों में जाती नजर आ रही है पहले चरण के मतदान के बाद? हालांकि अभी दूसरा चरण बाकी है। देखिए, निश्चित तौर पे ये बंगाल का चुनाव एक ऐतिहासिक है। हमारे भी कुछ मित्र हैं जिनसे मैंने चर्चा की है, पूरा दिन आज टीवी में लगे रहे हैं। मैंने एक चीज देखा है कि महिलाएं तो वैसे भी वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, लेकिन इस बार कुछ और ज्यादा कर रही हैं। और जो पहले लोग खुल के नहीं बोलते थे, अब खुल के बता रहे हैं कि हम या मोदी को वोट कर रहे हैं, वो खुल के सामने आ रहे हैं। अमूमन बंगाल का वोटर इतना मुखर खुल के सामने नहीं आता था, इस बार खुल के आ रहा है। निश्चित तौर पे ये बहुत कांटे की लड़ाई है। एसआईआर के बाद ये कंफर्म कर पाना कि किसकी सरकार बन रही है शायद जल्दबाजी होगी। चुनाव बहुत तगड़ा है, इसमें वो किसी करवट बैठ सकता है। देखना अहम होगा कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो बिहार, बंगाल का, पश्चिम बंगाल का धुरंधर
कौन बनेगा? क्या ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास बनाएंगी या फिर बीजेपी अपना सूखा पश्चिम बंगाल की धरती से खत्म कर पाएगी? फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान, बम्पर वोटिंग हुई, ऐतिहासिक वोट पड़े और इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बयार बह रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में बंगाल की धरती पर सफल होगी, कामयाब होगी, या फिर बंगाल में चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार, दीदी की सरकार? ये बेहद अहम है।